चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उच्च सदन से ही शुरुआत करते हैं चर्चा की। केपी श्रीवास्तव जी, आपसे ही सवालों का दौर शुरू करते हैं। जब हम लोग पढ़ाई करते थे प्रयागराज में तो आप मेयर हुआ करते थे, प्रथम नागरिक थे। अब एमएलसी बन गए हैं तो उसकी भी आपको बधाई। लेकिन ये बताएं कि कितना प्रयागराज बदल पा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि कागजों पर तो रफ्तार बढ़ गई है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी में सिटी भी छूट रही है और गांव का तो कोई देखभाल करने वाला नहीं। हेलो, यहाँ पर पक्ष विपक्ष की बात करने के लिए हम लोग आए हैं, या कि क्या होना चाहिए इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए क्या होना चाहिए, क्या कमी है, क्या और हो, इसका सवाल आप नहीं उठा रहे। आप केवल पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं। क्या चीज यहाँ जरूरी है? संगम की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी। ये सवाल सर हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जो चर्चा विधानसभा में होनी होती, सत्र होता है 3 दिन का, वहां जब चर्चा नहीं हो रही तो सवाल हम पूछ रहे हैं सर। आप ये सवाल उठाओ, ये संगम नगरी है, ये धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, इसका विकास कैसे हो, ये कैसे आगे बढ़े, यहाँ के नागरिकों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका निराकरण कैसे हो। तो सर इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि आप सवाल उठाओगे माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या किया, माननीय योगी जी ने क्या किया, ये तो अभी आधे घंटे से मैं बहस सुन रहा हूँ। तो कंपैरिजन तो सर करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन से होगा क्या, क्या मिलेगा आपको? चर्चा सर विधानसभा चर्चा के लिए होती है, यहाँ भी चर्चा हो रही है। खैर आप, मेरा प्रश्न ये है कि कैसे प्रयागराज बढ़ेगा। अपना विचार बता। और विपक्ष तो सर द्वंद्वात्मक लोकतंत्र है, तो विपक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उसमें सवाल जवाब तो होंगे। लेकिन फिर भी आप प्रथम नागरिक से उच्च सदन तक आपने सफर तय किया है, कैसे बढ़ेगा प्रयागराज? मेरा 2 बात कहना है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम कोई सरकारी नौकर नहीं। हमको 5 वर्ष का अवसर मिलता है जनता की सेवा करने। जो कुछ भी बन पड़ता है हम जनता की सेवा करने की पूरी कोशिश करते हैं। सरकारें आती हैं, सरकार तो अधिकारी चलाते हैं, लेकिन हमारा एक विजन होना चाहिए। हमारा जो मुख्यमंत्री है, हमारा जो प्रधानमंत्री है, उसका एक विजन होना चाहिए कि हम कंट्री को कहां ले जाना चाहते हैं, प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं, नगर को कहां ले जाना चाहते हैं। ये मेरा जो सांस्कृतिक नगरी है, ये जो प्रयागराज है, संगम है, आध्यात्मिक नगरी है, जहाँ ये सब निराला और महादेवी वर्मा, सुमित्रा पंत, सब बड़े बड़े लोग हुए। तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारा अपना विचार है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए और हम लोग भी सहयोग करें और हमारा विपक्ष भी सहयोग करें। ये भी इसी नगर में रहते हैं, इसी सड़क पे ये भी चलते हैं, इनको भी यातायात में जो प्रॉब्लम होती है, इनको भी जो दिक्कतें होती हैं, तो इस पे अगर हम लोग मेरे विचार से बहस करें। संदीप जी, क्या वो सहयोग मिल पा रहा है सरकार से, जिस सहयोग की बात माननीय केपी जी कह रहे हैं? मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं, इस महापंचायत के माध्यम से आपने जनपद प्रयागराज की बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जहां सवाल विपक्ष के सहयोग का है, मैं आपको 1-2 घटना, नई सदन जब से बनी है, 1-2 घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, कि सबसे बड़ा माध्यम होता है सहयोग करने का हमारा सदन। जब हम लोग चुनाव जीत के गए तो क्षेत्र की जो जरूरी समस्याएं थी, जनपद की जो समस्याएं थी, हम लोगों को मौका मिला। हम लोगों ने सोचा कि विधानसभा के माध्यम से नेता सदन को और प्रदेश की सरकार को बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम तो चाहे ये कह दें कि दुर्भाग्यशाली विधायक इस सदन के लोग हैं कि जो ये विधानसभा का गठन हुआ है, इसमें जितने भी विधायक हैं, हम लोग जब सदन में गए तो जो हमारा संविधान कहता, जो व्यवस्था कहती है कि साल में कम से कम 90 दिन जरूर सदन चलना चाहिए, लेकिन आज लगभग साल बीतने चला है और 2 बार सदन चल भी चुका। पहली बार सदन की जो तारीख तय की गई वो 1 हफ्ते की तय की गई, लेकिन 1 हफ्ता सदन चलाने की सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि विपक्ष का सहयोग न लेना चाहते थे, न विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहते थे। दोबारा जब सदन बुलाया गया, शीतकालीन सत्र बुलाया गया, तो 3-3 का सत्र बुलाया गया। एक बुलाया गया 5 से 7 तक। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा था, 5 तारीख को मतदान था। हमारी व्यवस्था कहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करने का मौका दिया जाए। हमारे विधायक और शानदार नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
सारे लोग चुनाव में व्यस्त थे, उनको मतदान भी करना था। लेकिन उत्तर प्रदेश की इस वर्तमान सरकार ने ऐसे जिम्मेदार लोगों को मतदान से बहिष्कृत कराने का प्रयास किया और 5 तारीख को सदन बुला लिया। इतना ही नहीं, देश के सबसे शानदार नेता, जिसको सुनने के लिए, जिसको देखने के लिए और जिनके न रहने के बाद केवल देश नहीं रोया, दुनिया के लोगों ने रोया, उनके सम्मान का चुनाव था। और उस क्षेत्र के चुनाव के दिन सदन बुलाया गया। बहुत से हमारे सम्मानित साथी थे जो नेताजी के श्रद्धांजलि में अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन उस उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको अपनी बात नहीं कहने दिया। पीयूष जी, इतना ही नहीं, इतना एक बात क्या खत्म करूंगा, 5, 6, 7 3 दिन का सदन था। 6 तारीख को पास होता है कि 3 दिन सदन चलेगा, और 6 तारीख को शाम को बिना बताए हम लोग सदन में मांग करते रहे कि कल सदन चलेगा कि नहीं चलेगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और शाम को 7 बजे बिना बताए। सर, मैं तो इंतजार कर रहा था कि इतनी देर में आप कुछ मेजा की बात करते, लेकिन की नहीं आपने कुछ भी। नहीं, मैं समय मिलेगा करूंगा। हाँ, आएंगे उस पर आएंगे। और मुझे जब मौका मिला, पहली बार ही जब मुझे बस एक मिनट, जब मुझे मौका मिला तो विधानसभा जब मैं पहली बार गया तो आप राज्यपाल के भाषण पर सुनिएगा। जो इतिहास में आजादी के बाद मेजा विधानसभा के अंदर कोई बात नहीं कही गई थी, जो माननीय अखिलेश जी द्वारा किए गए काम थे, जिसको पिछले 5 सालों में पूरा ताला बंद कर दिया गया, उसके खुलवाने की मैंने आवाज उठाई। काटन मिल खुलवाने की मैंने आवाज उठाई, जर्जर सड़कों की बात उठाई, और जितने भी हमारे शमशान घाट हैं सबको पक्का कराने की बात कही गई। पीयूष जी, इतनी सारी चीजें गिनाई है अभी। अब करछना में ऐसा क्या हो गया जो कि सपा का गढ़ माना जाता था और 8 साल बाद बीजेपी ने वहां पर कमल खिलाया है? वहां पर ऐसा क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी हार गई और 8 साल बाद कमल खिला है? सबसे पहले तो धन्यवाद। एपीवी गंगा महापंचायत के माध्यम से मुझे कुछ कहने का अवसर मिला, और जो सवाल आपने किया उसके बारे में मुझे लगता नहीं कि मुझे बताने की आवश्यकता है, वो जनता ने खुद ही बता दिया। करछना ही नहीं, पूरे प्रदेश में। और करछना में आपने 8 साल कहा, 8 साल नहीं 48 साल बाद पहली बार करछना में आज़ादी के बाद कमल खिला। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जिन्होंने इस प्रयाग की धरती, जिसको कभी निषाद राज की धरती के नाम से सिंगवेरपुर को जाना जाता था, जहाँ से भगवान राम को हमारे पूर्वज ने पार उतारा था, उस प्रयाग की धरती पे पहली बार कोई निषाद का बेटा आज़ादी के बाद विधायक बना। तो ये सबसे बड़ा श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का है। रहा विषय करछना में पहली बार उनका 48 साल का कर्कश कैसे टूटा, तो उसके पीछे केवल एक ही कारण था, मोदी और योगी जी की ये जो गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते उन योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम किया, जिसका परिणाम था कि करछना में कमल का फूल खिला। राजवाड़ी कोल जी, आपकी विधानसभा से मेरा सवाल है, क्योंकि वो आखिरी विधानसभा है, उसके बाद मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर जो सबसे आखिरी 2-3 गांव पड़ते हैं, वहाँ पर पावर हाउस 2 साल से प्रस्तावित है। पावर हाउस बन नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर स्थितियाँ ये है कि 13 दिन लाइट नहीं, 14 दिन लाइट नहीं, 15 दिन लाइट नहीं। आखिरी गांव में आधे गांव में सिंचाई हो रही, क्योंकि कागजों पर तो नहर पहुंच गई है टेल तक, लेकिन पानी नहीं पहुंचता। इन समस्याओं से आप भी जूझ रहे होंगे। कहाँ तक इन चीज़ों को लेकर काम बढ़ा और बाकी पूरे कुराव में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? सबसे पहले हम एबीपी गंगा महापंचायत के माध्यम से यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबका मैं अभिवादन करता हूँ, और महापंचायत के एबीपी न्यूज़ के सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अभी आपने कोराव की बात उठाई है, और कोराव उत्तर प्रदेश की अंतिम विधानसभा मानी जाती है। अब पिछड़ी हुई विधानसभा थी। 2017 से मैं पहली बार विधायक चुना गया भारतीय जनता पार्टी से, और 2022 में मैं पुनः चुना गया। और जब मैं विधायक बना उसके पहले, अभी सिंचाई की आप बात कर रहे हैं, सिंचाई की स्थिति बद से बदतर थी। मैंने 13 नहरों का निर्माण कराया, और अंतिम जहां पर टेल का पानी नहीं पहुंचता था वहां तक मैंने टेल तक पानी पहुंचवाने का काम किया। सभी नहरें आज पानी बराबर दे रही। और इधर छोटी माइनरें हैं, उनकी सफाई करा करके उनको
टेल तक पानी बराबर पहुंच रहा है। कोई भी किसान पानी के लिए तरस नहीं है, वो अपने खेती को पानी से संपन्न कर रहा है। 2-3 जगह मैं गया हूं, वहां के किसानों ने कहा कि विधायक जी, ये 2017 से हम लोगों को पानी बराबर मिलना शुरू हुआ है। इसके पहले हम लोग अरहर और जो सरसों की खेती है उसको हम लोग करते थे, बिना पानी वाली खेती करते थे, लेकिन आज गेहूं और धान हम लोग उगा रहे हैं और वह खा भी रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपने बिजली का किया है। बिजली हमारे यहाँ 3 पावर हाउस स्वीकृत हुए हैं, उनका धन एमडी बनारस के यहाँ आ चुका है। 1 हफ्ते बाद उसका टेंडर होने वाला है और वो जल्दी से उसमें काम लग करके बड़ोखर, रामपुर और कोहड़ार 3 जगह हमारे पावर हाउस बनने हैं, वह बन करके तैयार होगा। क्या जमीन की समस्या हल हो गई? क्योंकि 2 साल से जमीन की वजह से मामला लटका हुआ है। अब देखिए, वहाँ समस्याएं बहुत थी, लेकिन काफी हद तक समस्याएं दूर हो गई हैं। अब जो ये सवाल उठाते हैं कि पानी, वो बिजली नहीं मिल रही है, 15-15 दिन बिजली नहीं मिल रही है। हम तो वहाँ रात दिन रहते हैं, मैं शहर में नहीं रहता हूँ, गाँव में ही रहता हूँ, और बराबर जहाँ भी है वो पावर हाउस कि बड़े ट्रांसफार्मर जलते हैं 24 घंटे के अंदर, उसमें वहाँ लग जाता है और हर गांव में बिजली पहुंच रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने पा रही है। बिजली पहुंची है गीता जी आपके क्षेत्र में, मैं आपसे जानना चाहूंगी। और एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले जब हमारा सेशन हुआ तो महिला सुरक्षा में भी हमने बात की और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं थी। रिजवा जी उस वक्त हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें सिर्फ अखबारों पर ही दिखाई देती है, लेकिन अगर धरातल पर जाए तो स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। इन बातों से कितनी सहमत है आप? और आपके क्षेत्र में बिजली और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कितनी पहुंच पाई है? बिजली की बात है, आज भी गांव में आप ग्राउंड पर जाकर के देखिए, सर्वे करा लीजिए कि जहां भी बहुत इंटीरियर है वहां आज भी खंभे नहीं है, बिजली नहीं है। हम सुराहों की बात कर रहे हैं और 6 महीना पहले ट्रांसफार्मर जल गया बीबीपुर में। वहां की जनता बिजली विभाग को पत्र लिखती रही, हमने भी कई बार कहा, लेकिन आज तक जो है ट्रांसफार्मर नहीं लगा। जनता चंदा लगा करके ट्रांसफार्मर लेकर के आई है, उसको लगाने के लिए मैंने चीफ से भी कहा, एक्सीएन से कहा, जेई से कहा, लेकिन सब एस्टीमेट बड़ा सा बना के दे रहे हैं और आज तक वो ट्रांसफार्मर नहीं लगा। 6 महीने हो गए विभाग का तो 6 महीने से नहीं लगा। 6 महीने से नहीं लगा। मैंने डीएम साहब को अभी मीटिंग थी 3 दिन पहले, मैंने डीएम साहब को भी पत्र में लिखा, वहाँ के चीफ को बताया, एक्सीएन को बताया। बिजली की तो समस्या बहुत ही बुरी है। आप ये जान लीजिए, जहाँ जज्जर तारे हैं वहाँ एप्लीकेशन दिया, इतना एप्लीकेशन मैंने अभी 3 दिन पहले डीएम साहब को दिया है और उससे पहले भी एक्सीएन और चीफ को दे चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। वो सीधे कह दे रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है, आप अपने निधि से करा लीजिए। तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं कर रहा है प्रशासन? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमारी तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, विपक्ष का तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सुनवाई। और रही बात आपका ये सड़कों का, 15 नवंबर को ही सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त हो जाएंगी पूरी सड़कें, लेकिन आज भी गड्ढा जो है, आप गारापुर से सराय चंदी की रोड देख लीजिए, पूरा सिलोखरा तक इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आए दिन एक्सीडेंट वहां पर होते रहते हैं। मान सिंह जी, आपकी सुनवाई हो रही कि नहीं हो रही है? पहले तो मैं पूरे एबीपी गंगा परिवार को बधाई दूंगा कि आप वाकई में लोकतंत्र का जो ये चौथा स्तंभ है, इस पे बहुत अच्छी तरीके से जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं। मेरा खुद का मानना है कि ज़्यादा चीखने चिल्लाने से झूठ सत्य में नहीं बदला करता। मैं चूँकि बोलना तो मुझे काफ़ी था, लेकिन बिंदुवार में चूँकि लेट आया तो बैठ के मैं पीछे सुन रहा था। जवाब ही दूंगा, क्योंकि काम की बात करूंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। अभी मैडम बोल रही थी कि भाजपा जो कहती है वो करती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जागरूक हैं। भाजपा ने बोला था कि सरकार बनने के बाद हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और कहा था कि महंगाई आधी कर देंगे। आप सच में बताइए कि क्या दोनों ये करिश्मे हो पाए, कारनामे हो पाए?
और नहीं, इन्होंने कहा कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। मैं उसकी बात बता रहा हूं, या तो फिर हम झूठ है या तो ये झूठे हैं। और एक मैं ज्वलंत उदाहरण बता रहा हूं, ये मैं अगर टिप्पणी करूंगा, आप लोगों ने देखा होगा कि महाभारत में कृष्ण भगवान बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। तो जब उनके सामने ये प्रश्न रखा गया कि भाई हम युद्ध जीते कैसे, तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए हम अश्वत्थामा के लिए एक बढ़िया हल निकाल कर लाएंगे। आधा सच आएगा, जब आधा झूठ की बारी आ जाएगी तो तुम तेजी से शंख बजा देना, तो वो झूठ सच में तब्दील हो जाएगा। तो उन्होंने इतना कहा कि अश्वत्थामा मरो, तब तक कृष्ण भगवान का शंख बज गया। नरो या कुंजरों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया, वो अपना बल पूरा हार गए। देखिए, हम कोई टिप्पणी करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका एक कोई न कोई काट निकाला जाता है। एक बहुत बड़ी टिप्पणी हुई थी, चूंकि प्रयागराज और इलाहाबाद झांसी खंड के हम एमएलसी हैं, इनका पूरा फोकस जब बात करते हैं तो गंगा, ऐसा लगता है कि गंगा चारों तरफ इनको घेरे हुए है। तो मैं गंगा के बारे में सिर्फ कहूंगा, हम गंगा विरोधी नहीं है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG हाई कोर्ट में कहा कि मिशन का जो ये पैसा है, ये केवल पैसा बांटने की मशीन रह गई है, और 11,933 करोड़ रुपए पास किया गया। अगर हम टिप्पणी कहते तो हो सकता है बोले ये विपक्ष वालों का काम है, बदनाम कर रहे हैं, या तो फिर आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को नहीं मान रहे हैं। ये मेरी टिप्पणी नहीं है, 2 जस्टिस इसमें टिप्पणी दी है। अब सवाल ये आता है कि हकीकत में हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, आवाज उठाएंगे, लेकिन शंख गलत तरीके अगर बजा दिया गया तो सत्य को दबा दिया जाएगा। नहीं, वो शंख तो आप लोग भी बजा देते हैं। अगर कोई सरकार हाँ, के विपक्ष में बिल्कुल बिल्कुल टिप्पणी कर दे बिल्कुल, तो तब आप उसका दृष्टांत देते हैं। लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी भी हुई जहां पर आपने कोर्ट पर सवाल उठाने का काम कर दिया। हम शंख बजा, तो सब बजा रहे हैं, कोई कहता है काम बोल रहा है, कोई कहता है चिल्ला रहा है। आप बोलने का तो मौका दीजिए। हम शंख बजाए हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने शंख बजाया था। 24 महीने में आपका विश्व स्तरीय, हिंदुस्तान नहीं, विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे उन्होंने लखनऊ से आगरा तक का लॉन्च कर दिया था। हाँ, उन्होंने शंख बजाया था, 10-90 महिलाओं को लेकर के शंख बजाया था। और आज यह कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं, आज थाना खुद घर चलकर आता है। 100 डायल को केवल ये 112 कर सकते हैं, 100 डायल याद नहीं कर सकते, 112 अंक लिख सकते हैं। हाँ, अखिलेश यादव जी ने शंख बजाया था, हमने भी बजाया था, और इसलिए बजाया था कि जनता की सुरक्षा हो सके, महिलाओं की सुरक्षा हो सके, इसलिए 100 डायल और 10-90 का भी हम लोगों ने शंख बजाया था। विश्व स्तरीय चकगंजरिया लखनऊ में कैंसर हॉस्पिटल के लिए हमने शंख बजाया था। आप देखिए, अगर आप कहीं ना कहीं आप दिमाग में रख लिए कि नहीं हमें जा करके वहां यही बोलना है, ये गलत है। अगर आप संवाद कर रहे हैं, देखिए जनता हमारी आवाज सुन रही है। अगर जनता को हम कह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट कह रहा है कि ये पैसा आप क्लीन गंगा, आप अभी गंगा में डुबकी लगवाओगे और क्लीन गंगा के नाम पे आप पूरा पैसा डकार जाओगे, और अगर हम कहेंगे तो बोलो कि यार ये तो सपा वाले बोलते हैं। आप बताइए कि जब न्यायालय टिप्पणी करता है, अब आप बताइए कि इसके ऊपर हम कहां जाएंगे? ये हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। आप ही लोग अभी जैसे मैंने ये कहा कि जो टिप्पणी इनके खिलाफ आए वो आपको अच्छी लगती है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं बीते साल में जो आपकी राजनीति को सूट नहीं कर रहा था, टिप्पणी आपको पसंद नहीं आई, लेकिन आएंगे केपी श्रीवास्तव केपी श्रीवास्तव सर, स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है उसको लेकर कोरोना की दूसरी लहर से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो क्या इस चीज को आप संज्ञान में ले रहे हैं? अव्यवस्थाओं को लेकर या तमाम जो मुश्किलें आती हैं, जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो आपके संज्ञान में है? वहां पर कुछ चीजें बेहतर हों, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक एक बार फिर से डरा रही हो। स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का मेन हॉस्पिटल है, और आज से नहीं, हम कम से कम 30-40 साल से इस अस्पताल को देख रहे हैं। एक ही मुख्य हॉस्पिटल था और बहुत कम सुविधाएं थी। देखते देखते स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में कितनी ब्रांचेस खुल गई,
गैस्ट्रो डिपार्टमेंट अलग खुल गया, न्यूरो अलग खुल गया, कार्डियक अलग खुल गया, इमरजेंसी वार्ड नया बना, अभी आर्थोपेडिक्स में जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए नया हॉस्पिटल बना। इतना तेजी से स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल का विकास हुआ है और अभी विकास करने के लिए वहां अब जगह की कमी पड़ रही है। पैसा आया है ग्रांट होके, लेकिन जमीन नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी जब आए थे माघ मेले की समीक्षा बैठक में, तो सारे लोगों ने ये उनसे अनुरोध किया कि करीब 5-6 बीघे जमीन स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के बगल में जो जेल की जमीन थी उस पर शिक्षा विभाग का कब्जा है, और उसको अगर स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल को दे दिया जाए तो जितनी विकास योजनाएं शासन ने दी है, पैसा स्वीकृत होकर आगे पड़ा है, उसको क्रियान्वित किया जा सके।